नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश सेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह हिंदी विषय का पेपर है। तो आइए दोस्तों, आज हम हिंदी विषय के पेपर को सॉल्व करेंगे और इसका जो सही उत्तर है, सही आंसर की जानेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो प्रश्न पूछा गया था, पाली भाषा तथा अशोक की धर्म लिपियों का काल क्रम है। तो इसमें दोस्तों जो पाली भाषा का समय है और उस समय जो अशोक की धर्म लिपियां लिखी गई थी उसका काल पूछा गया, यानी कि वह किस समय लिखी गई थी। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें दोस्तों सही उत्तर जो है वह है 500 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भाषा समुदायों में बांटा है? तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए थे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 6। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा न बने इसलिए मैं ऑप्शन के ऊपर बात नहीं करूंगा, इसका जो सही उत्तर है केवल उसी के ऊपर बात करूंगा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया था उसे उन्होंने 3 भागों में बांटा था, जिसके अंतर्गत 6 भाषा समुदाय थे। तो पहला वर्गीकरण इन्होंने जो किया था, इसमें इन्होंने 6 भाषा समुदायों को स्थान दिया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 3 बार भाषाओं का वर्गीकरण किया है। तो ये जो पहला वर्गीकरण है उसमें उन्होंने जो 3 भागों में बांटा है उसके अंतर्गत 6 भाषा समुदाय इन्होंने रखे थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, नागर अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक हैं। तो नागर अपभ्रंश के व्याकरण के जो लेखक है वह है हेमचंद्र, अर्थात ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ व्यंजन है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी है, यानी कि र। दोस्तों, ऑप्शन ए जो है वो स्पर्श व्यंजन है और बी और सी जो है वह उष्म व्यंजन है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि र। दोस्तों, अगला प्रश्न है, खुशबू में उपसर्ग है। तो दोस्तों उपसर्ग जो होता है वह शब्द के पहले लगता है। तो खुशबू जो शब्द है इसमें उपसर्ग है खुश। तो खुश उपसर्ग जो है खुश में बू मिलाने से बनता है खुशबू। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, वाग युद्ध में समास है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो दोस्तों ये वाग युद्ध जो है इसमें वाक से युद्ध, यानी कि हमारे वाक के द्वारा जो युद्ध होता है उसे वाग युद्ध कहते हैं। तो इसमें जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन है करण तत्पुरुष। दोस्तों, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना नाम की एक व्याकरण की बुक है जिसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। उस बुक में अगर आप देखोगे तो पृष्ठ संख्या 196 में आपको जो समास का चित्रण किया गया है, तो समास के वर्णन में आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें वे लिखते हैं कि वाक से युद्ध अर्थात वाग युद्ध। तो इसका जो सही उत्तर है वह है करण तत्पुरुष। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए है, यानी कि जगन्नाथपुरी। क्योंकि पुरी जो शब्द है वह जातिवाचक है और जगन्नाथ जो है वो व्यक्तिवाचक है। इसलिए जब
जगन्नाथ के साथ पुरी शब्द जुड़ जाता है तो मूलतः ये जगन्नाथ शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक है, परंतु पुरी शब्द जुड़ने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है जगन्नाथपुरी। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, मोहन का कुछ खो गया है तभी टॉर्च से ढूंढ रहा है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें दोस्तों मोहन का कुछ से दोस्तों ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितना खोया है, क्या खोया है, इसलिए ये अनिश्चय है, इसलिए यहां पर आएगा अनिश्चय सर्वनाम। आगे हम देखते हैं दोस्तों, भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को कहा जाता है। दोस्तों भाषा के जो रूप है उसमें विभिन्न जो स्तर हैं उसमें एक रूपता लाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसे कहते हैं भाषा का मानकीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा मानकीकरण। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लिखित है। तो भारतीय संविधान जो है उसमें अनुच्छेद 347 में जो भाषा को लेकर प्रावधान किए गए हैं उसमें कौन से प्रावधान सही हैं? तो ऑप्शन डी, किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। दोस्तों अगला जो कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी उक्त कथन हिंदी के किस आलोचक का है? दोस्तों यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अगला कथन भी है, इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उक्त कथन किस भक्त कवि के संदर्भ में कहा गया है? तो दोस्तों यह जो कथन है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और यह संत कबीर के बारे में कहा गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जी कबीर के बारे में यह कथन कहते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, एक दोहा दिया गया है, एक पंक्ति है, उस पंक्ति को पूछा गया है कि यह पंक्ति किस कवि की है। तो पंक्ति कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, निगम अगम साहब सुगम राम सांचिली चाह अंबु असन अवलोकियत सुलभ सबही जग माह। उक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो दोस्तों यह पंक्ति जो है वह तुलसीदास की जो रचना है दोहावली, तो दोहावली से यह पंक्ति ली गई है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, भाषा भूषण निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी है, महाराज जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह का अलंकार निरूपण को लेकर एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है भाषा भूषण। दोस्तों इसमें भूषण शब्द होने से यह रचना जो है वो भूषण की नहीं होती, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इस रचना के साथ भाषा के साथ भूषण शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत से लोग इसे भूषण की रचना समझ सकते हैं, परंतु यह भाषा भूषण जो है यह एक अलंकार निरूपण ग्रंथ है जो कि लिखा था महाराज जसवंत सिंह ने। भूषण की रचना थी शिवराज भूषण। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह हम देख लेते हैं,
तो एक पंक्ति पूछा गया था, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी, हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है, उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों यह भारत भारती की एक पंक्ति है जिसके लेखक जो है वह मैथिली शरण गुप्त है। तो मैथिली शरण गुप्त ने 1912 ईस्वी में भारत भारती की रचना की थी। तो उसी में की एक पंक्ति यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, मारेसी मोही कुंठाव निबंध के लेखक हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, यह सच है बार बार हार हार मैं गया, खोजा जो हार सार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अविकच है, यह सच है। तो दोस्तों यह जो कविता है यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनकी एक कविता है सच है। तो सच है यह कविता जो है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, सिंदूर की होली 1934 नाटक किसकी रचना है। दोस्तों यह रचना जो है यूजीसी नेट और एमपी सेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, जिसके लेखक है लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो अगला जो प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी के लेखक है। दोस्तों गैंग्रीन कहानी भी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा है, जिसके लेखक जो है अज्ञे हैं। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। दोस्तों गैंग्रीन कहानी को बाद में रोज शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। तो कहीं कहीं पर गैंग्रीन कहानी की जगह आपको रोज कहानी नाम से भी ये कहानी आपको मिलेगी, परंतु इन दोनों ही कहानी के लेखक जो हैं वो अज्ञे हैं। पहले ये गैंग्रीन नाम से छपी थी, बाद में रोज नाम से। अगला जो एक कथन है दोस्तों, तो कथन मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूं। मैं उन व्यक्तियों में से हूं और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। उक्त पंक्तियों के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इसके लेखक हैं ऑप्शन बी, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इस पंक्ति के लेखक अज्ञे हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, हो सकता है कि स्क्रीन पे आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे, परंतु मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तो अगला प्रश्न है, हेमचंद्र द्वारा दिया गया काव्य का लक्षण है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए है, अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। तो अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, यह जो काव्य के लक्षण है वह आचार्य हेमचंद्र के द्वारा दिया गया है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, काव्य को ये थोड़ा सा काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति किसने कहा है। तो हो सकता है कि देखने में आप लोगों को थोड़ा धुंधला दिखाई दे, क्योंकि हमारे पास जो पीडीएफ उपलब्ध है तो इसी तरह से हमारे पास पीडीएफ उपलब्ध हुआ है, परंतु ये जयशंकर प्रसाद की एक परिभाषा है जिसमें वो
काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, परा प्रतिभा के नाम से चिन्मयी शक्ति का विचार विवेचन किस विद्वान द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमें नहीं मिल पाया है, परंतु जहां तक मुझे लगता है इसका जो सही उत्तर है वह राजशेखर हो सकता है। तो आप इसे स्वयं भी पुस्तकों में इसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो इसे हम डाउट के लिए छोड़ देते हैं, परंतु जहां तक मेरी जानकारी है मुझे इसका सही उत्तर राजशेखर लग रहा है, परंतु ये संभावित उत्तर है। तो इस प्रश्न का हम जो है उत्तर है वो निश्चित तौर पे कुछ नहीं कह सकते, परंतु संभावित उत्तर के तौर पे हम इसे राजशेखर मान सकते हैं। आप इसे पुस्तकों में चेक कर सकते हैं, और अगर आपको इसका सही उत्तर कोई और लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। क्यों लगता है, वह जानकारी आपको किस पुस्तक या किस सोर्स के माध्यम से मिली है, वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, भामा ने काव्यालंकार में कितने अलंकारों का विवेचन किया है? तो भामा का एक ग्रंथ है जिसका नाम है काव्यालंकार। तो इस ग्रंथ में कितने अलंकारों का विवेचन भामा ने किया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि 38। तो भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में 38 अलंकारों का विवेचन किया है, जिसमें 2 शब्दालंकार है। वो 2 शब्दालंकार कौन से हैं? तो पहला है अनुप्रास और दूसरा है यमक, और बाकी जो 36 बचते हैं वो 36 कौन से हैं? अर्थालंकार हैं। तो 2 + 36 यानी कि कुल मिला के हुए 38। तो भामा ने जो काव्य अलंकारों का विवेचन किया है इस ग्रंथ में, उसमें कुल 38 अलंकार है, जिसमें से 2 शब्दालंकार है, पहला अनुप्रास और दूसरा यमक, और बाकी शेष जो बचे 38 वो अर्थालंकार हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, विभत्स रस के देवता माने जाते हैं। तो दोस्तों विभत्स रस के जो देवता हैं वह महाकाल को माना जाता है, और विष्णु जो है, विष्णु को श्रृंगार रस का देवता माना जाता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है, विष्णु को श्रृंगार रस का देवता माना जाता है। विभत्स रस के देवता जो है वो महाकाल है, और कालदेव को किस रस का देवता माना जाता है? तो भयानक रस का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, महाकाल। दोस्तों अगला प्रश्न आप देख लेते हैं, यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना जाता है? तो दोस्तों आप लोग जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें काव्य चिंतन का जो व्यवस्थित रूप हमें दिखाई देता है वह प्लेटो के साहित्य से, प्लेटो का जो काव्य का सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत, तो वहीं से हमें यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ दिखाई देता है। इसका सही उत्तर है प्लेटो, ऑप्शन बी। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, काव्य प्रकृति की अनुकृति है पर एकदम नकल न होकर उसका पुनर्प्रस्तुतिकरण है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है अरस्तु का, क्योंकि अरस्तु से पहले जो उनके गुरु हुए थे प्लेटो, उन्होंने काव्य को अनुकरण का अनुकरण कहा था। यानी कि प्लेटो कहते हैं कि काव्य क्या है, वह प्रकृति की नकल मात्र है। तो इसी के उत्तर में अरस्तु जो है प्लेटो के विचारों का खंडन कहते हुए कहते हैं कि काव्य क्या है, प्रकृति की अनुकृति यानी कि नकल नहीं है, वह क्या है, नकल न होकर पुनः प्रस्तुतिकरण है। यानी कि
प्रकृति को फिर से प्रस्तुत करने का, फिर से परिभाषित करने का काम क्या है, वह काव्य है। तो यह कथन अरस्तु का है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, स्वच्छंदतावादी आलोचना का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है? तो दोस्तों यह प्रश्न दिखने में आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे सकता है, परंतु आप मेरी आवाज से इस प्रश्न को समझ सकते हैं। तो फिर से मैं आपको यह प्रश्न सुना देता हूं। स्वच्छंदतावादी आलोचना का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है? तो दोस्तों स्वच्छंदतावादी के दो प्रमुख लेखक जो थे, एक विलियम वर्ड्सवर्थ और एक कॉलरिज, तो इन दोनों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था रिडिकर बैलेट। तो इस रिडिकर बैलेट की जो दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण तो 1798 में आया था और दूसरा संस्करण आया था 1800 ईस्वी में। तो उस संस्करण की जो भूमिका है एडवर्टाइजमेंट नाम से, वह लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने। तो उस भूमिका को नाम क्या दिया गया था? तो उस भूमिका के दूसरा नाम दिया था प्रीफेस टू रिडिकर बैलेट, क्योंकि यह दूसरा संस्करण था, इसलिए प्रीफेस टू रिडिकर बैलेट इस नाम से यह रिडिकर बैलेट की भूमिका लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने, और इसी को स्वच्छंदतावादी आलोचना का घोषणा पत्र भी माना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? तो यह आईए रिचर्ड्स की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई समीक्षा का जनक माना जाता है। दोस्तों नई समीक्षा के जो जनक माने जाते हैं, तो सामान्यतः टीएस इलियट को नई समीक्षा का जनक माना जाता है, परंतु अमेरिका में आईए रिचर्ड्स के द्वारा नई समीक्षा का आरंभ हुआ था, इसलिए अमेरिका में नई समीक्षा का जो जनक है वह आईए रिचर्ड्स को माना जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। कुछ उपन्यास लज्जाराम मेहता और राधा कृष्ण दास का भी है, जैसे कि निसहाय हिंदू, ये जो है वह राधा कृष्ण दास का है। धूर्त रसिकलाल ये लज्जाराम मेहता का है, और 100 अजान एक सुजान यह उपन्यास जो है वह बाल कृष्ण भट्ट का है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, 100 अजान एक सुजान। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अब्र नाम से उर्दू में कविताएं किसने लिखी? तो अब्र नाम से उर्दू में कविताएं ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने लिखी। ये भारतेंदु युग के एक कवि थे, तो इन्होंने उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखी थी। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, मौर्य विजय खंड काव्य के लेखक है, तो इसके जो लेखक हैं वो है सियाराम शरण गुप्त, जो कि मैत्री शरण गुप्त के भाई थे। अगला प्रश्न है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? उक्त निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? दोस्तों यह जो निबंध है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, यह निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो आप जान सकते हो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है उनका संबंध किस पत्रिका से था? तो जाहिर सी बात है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, और उन्होंने क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है यह सरस्वती में प्रकाशित किया था। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, हिंदी स्वराज पुस्तक गांधी जी ने किस भाषा में लिखी थी? तो महात्मा गांधी जी का एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी स्वराज, यह 1919 में लिखा गया था गुजराती भाषा में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों,
यंग इंडिया का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों यह पत्रिका जो है वह महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाली गई थी और इसका जो पहला अंक है वह जनवरी 1919 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1919। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता क्या थे? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पिता के ऊपर यह प्रश्न पूछा गया था कि उनके पिता क्या थे। तो उनके पिता जो थे वह ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और वे ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, हिंदू बनाम हिंदू। तो हिंदू बनाम हिंदू पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता के संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों बहुत बार प्रश्न पढ़ते समय विद्यार्थी पढ़ने में गलती कर देते हैं। तो यह पूछा गया है कि उत्तर आधुनिकता के संबंध में जो 4 कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन जो है, यह ईश्वर की मृत्यु की घोषणा करता है, यह सही है। यह विचारों के अंत की घोषणा करता है, यह भी सही है। यह केंद्रवाद को ध्वस्त करता है, यह भी सही है। और यह मार्क्सवाद का समर्थन करता है, यह कथन जो है वह गलत है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन अस्तित्ववादी दार्शनिक ईश्वर में विश्वास नहीं करता है? दोस्तों अस्तित्ववादी जो विचारधारा है, दार्शनिक विचारधारा जो है, इसमें कई विद्वान हुए हैं और इसमें आस्थावादी अस्तित्ववादी और अनास्थावादी अस्तित्ववादी विचारक भी हुए हैं। तो दोस्तों पहले 3 जो विचारक हैं, किरकेगार्ड, कार्ल जास्पर्स और ग्रेवियर मार्शल, ये तीनों ही क्या है, ये आस्थावादी अस्तित्ववादी हैं, यानी कि इनकी ईश्वर में आस्था थी। परंतु चौथे जो विद्वान हैं जॉन पॉल सार्त्र, इनका जो आस्था है विश्वास है वो ईश्वर में नहीं था, इसलिए इन्हें अनास्थावादी अस्तित्ववादी विचारक भी कहा जाता है। तो इनका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी जॉन पॉल सार्त्र। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका जो सही उत्तर है वह है वल्लभ संप्रदाय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं, इसीलिए उनके काव्य में राधा रानी और कृष्ण का वर्णन आपको दिखाई देगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, सुजान हीथ किस कवि के काव्योत्कर्ष का प्रतिमान माना जाता है? तो सुजान जो थी दोस्तों वह घनानंद की प्रेमिका का नाम था। तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था और सुजान ने घनानंद को छोड़ दिया था, क्योंकि इसके पीछे की जो स्टोरी है दोस्तों, जब घनानंद को देश निकाला दिया जाता है, अपने राज्य से वो बाहर आते हैं, तो उनकी जो प्रेमिका थी सुजान, वह उनके साथ आने से इनकार कर देती है। तो उन्होंने पूरा जो काव्य है सुजान के वियोग में लिखा है, इसीलिए सुजान हित जो है वह घनानंद के काव्योत्कर्ष का प्रतिमान माना जाता है। इसका सही उत्तर है घनानंद। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1950, 1952, 1958 और 1954। दोस्तों ये चारों ही ऑप्शन जो है वो गलत हैं, क्योंकि दूसरा सप्तक जो है वह प्रकाशित हुआ था
1951 में, 1951 में, परंतु यहाँ पर 1951 कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो हो सकता है कि एमपी सेट के द्वारा इस प्रश्न को हटा लिया जाए और इसके 2 अंक सभी को समान रूप से दे दिए जाए, या अगर इनमें से बाद में किसी एक प्रश्न को सही माना जाता है तो आप लोग इसे चैलेंज भी कर सकते हो। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में भी आपको यह सन मिल जाएगा कि दूसरा सप्तक जो है वह 1951 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, जो सप्तक है इसके 4 संस्करण निकले थे। पहला संस्करण जो है वो 1943 में निकला था, 1943। दूसरा संस्करण 1951, तीसरा 59 यानी कि 1959 और चौथा 1979, 1979। तो इसके 4 संस्करण निकले थे और प्रश्न पूछा गया है दूसरा संस्करण यानी कि दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो जिसका सही उत्तर है 1951, परंतु 1951 यहां पर कहीं पर भी नहीं दिया गया है। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वह हम देख लेते हैं। दोस्तों, कामायनी का छठा सर्ग किस शीर्षक से लिखा गया था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं लज्जा, ईड़ा, श्रद्धा। तो जानते होंगे आप इसका जो सही उत्तर है वह है लज्जा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कटी जब नैन की छाई, लख्यो तब गगन में सारी, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह मुझे लगता है कि कबीरदास हो सकता है, परंतु यह मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है इसके उत्तर बिहारी, धनानंद और मीराबाई ये नहीं हो सकते हैं। तो बचे जो हैं वो कबीरदास। तो इसका जो उत्तर है मुझे सही उत्तर कबीरदास लगता है। और अगर आपको यह उत्तर सही नहीं लगता है, कोई दूसरा सही उत्तर लगता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं क्यों लगता है, और इसका जो प्रमाण है वह भी आप हमें बता सकते हैं कि किस पुस्तक, किस इंटरनेट सोर्स से आपको यह लगता है कि यह उत्तर जो है वो कबीरदास की न होकर किसी और की है। तो इसका जो सही उत्तर मुझे लगता है वह कबीरदास है, परंतु मैं निश्चित नहीं हूं क्योंकि इसका प्रमाण जो है मुझे उपलब्ध नहीं हुआ है। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, वाही की चित चटपटी धरत अटपटे पाई, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो यह पंक्ति रचित है बिहारी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही है। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, कामायनी साहित्य के रसवादी छायावादी पुराणपंथियों के हाथ में नवीन प्रगति शक्तियों के विरुद्ध एक अस्त्र बन गई, यह कथन किसका है। तो 4 ऑप्शन दिया गया था। इसके जो सही उत्तर मुझे लगता है वह है मुक्ति बोध, क्योंकि मुक्ति बोध ने कामायनी को लेकर एक ग्रंथ भी लिखा है। तो कामायनी की आलोचना में यह कथन जो है वो मुक्ति बोध का है। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज किस काव्य संग्रह को कहा गया है। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का जो इस्पाती दस्तावेज है यह मुक्ति बोध यानी कि गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता के लिए कहा जाता है। उनकी एक कविता थी अंधेरे में। तो इस कविता के संदर्भ में जो अलग अलग विद्वान हैं उनका कथन है। तो इसमें जहां तक मुझे लगता है शमशेर बहादुर सिंह का एक कथन है। तो शमशेर बहादुर सिंह जो है अंधेरे के संदर्भ में स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज कहते हैं। परंतु दोस्तों, यहां पर एक प्रश्न पर विचार करने लायक है कि यहां पर पूछा गया है काव्य संग्रह। तो क्योंकि काव्य संग्रह जो है वह चांद का मुंह टेढ़ा है, तो इसमें आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो कथन है मुख्य रूप से लागू होता है अंधेरे में कविता के लिए, परंतु अंधेरे में यह कविता जो है वह चांद का मुंह टेढ़ा है इसमें संकलित है।
तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो बी भी हो सकता है। इसलिए इसके ऊपर हम निश्चित तौर पे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह हम देख लेते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, आस्था मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मकता दृष्टि है। यह कथन पूछा गया है किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है वह महादेवी वर्मा का एक निबंध है। उस निबंध का नाम है साहित्यकार की आस्था। तो साहित्यकार की आस्था यह निबंध जो है वह वहां से यह कथन लिया गया है। तो इसका सही उत्तर महादेवी वर्मा है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित पद्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? तो जीवन की जटिल समस्या है, बड़ी जटासी कैसी। यह जो पंक्ति है यह जयशंकर प्रसाद का जो काव्य है जिसका नाम आंसू है। तो आंसू में से एक पंक्ति है, जीवन की जटिल समस्या है, बड़ी जटासी कैसी। तो वहां से ये ली गई है। तो इसका सही उत्तर जयशंकर प्रसाद है। दोस्तों इनमें से हमने जितने भी प्रश्न का उत्तर आपको बताया है वह प्रमाणों के साथ बताया है। तो भविष्य में अगर एमपी सेट के द्वारा कोई भी प्रश्न का जो उत्तर है, दो प्रश्न जिसे हमने संदेह में छोड़ दिया था, उन दो प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 48 प्रश्न हैं उसमें से एमपी सेट के द्वारा कोई भी प्रश्न गलत किया जाता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सभी प्रश्न हैं वह हमने पुस्तकों में एक बार सुनिश्चित किया है। सप्रमाण हमने पहले इसे देखा है, पढ़ा है, उसके बाद ही हम ये प्रश्न का उत्तर आपको बता रहे हैं। तो एमपी सेट के द्वारा जब आंसर की जारी होगा और उसमें से किसी प्रश्न के उत्तर को गलत दे दिया जाता है और आपको लगता है कि उसे चैलेंज करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यह पहला भाग है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा न बने इसलिए इस प्रश्न पत्र को हम दो भागों में लेकर आए हैं। तो पहला भाग में हम 50 प्रश्न देखेंगे और अगला जो 50 प्रश्न है वह हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो थोड़े समय के बाद हम अपने चैनल पे उसे भी अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।